नमस्कार साथियों, राठौर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज 9वां नंबर चैप्टर होगा। 8वां तक का क्लियर हो चुका था, डिस्कशन भी हो गया था, थ्योरी का और क्वेश्चन का भी डिस्कशन हो चुका था। आज 9 नंबर चैप्टर है जो कि है भारत का खनिज संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन। भारत का खनिज संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन है चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर से जो है ना हर एक एग्जाम में बीपीएससी हो, दरोगा हो, और उसके बाद जो भी यूपी दरोगा हो, बिहार दरोगा हो या फिर रेलवे हो, इन सभी में जो है हमेशा जो है 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एक क्वेश्चन तो निश्चित है, कहीं कहीं किसी किसी एग्जाम में जो है ना 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद करेंगे। हम आगे आगे बोलेंगे, ठीक ना। आप लोग को जो है ना बोलते जाना, याद करवा देना पूरा क्लास में, ठीक ना। तो आइए चलिए याद करते हैं। देखिए पहला क्या है, परंपरागत ऊर्जा। देखिए परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा किसे कहते हैं, पहले इस चीज को समझते हैं। यहाँ से हमेशा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत कौन से स्रोत आते हैं और गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत जो है कौन से स्रोत आते हैं। इन सभी चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। मुख्य तौर पर यही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। देखिए परंपरागत मतलब क्या हो गया, परंपरागत यानी प्राचीन काल में। परंपरागत का मतलब क्या हो गया, प्राचीन काल में वैसा ऊर्जा स्रोत जिसका उपयोग मानव, वैसा ऊर्जा का वैसा स्रोत जिसका उपयोग मानव जो प्राचीन काल से, यानी परंपरागत यानी प्राचीन काल से उपयोग कर रहा है, प्राचीन काल से उपयोग कर रहा है, परंपरागत ढंग से उपयोग कर रहा है, समझे ना। परंपरागत ढंग से उपयोग कर रहा है। देखिए हमने बताया प्राचीन काल में पहले क्या होता है, एक बात बताइए, अभी जो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, क्या आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले क्या पवन ऊर्जा, प्रकाश, सौर ऊर्जा या फिर ज्वारीय ऊर्जा हुआ करता था, बताइए। नहीं, यहाँ से जो है ना ऊर्जा की प्राप्ति नहीं किया जाता था उस टाइम जो है ना ऊर्जा की प्राप्ति किससे किया जाता था, ये चीज को देखना है। देखिए क्या कहता है, ऊर्जा का वैसा स्रोत जिसका उपयोग मानव जो है ना प्राचीन काल से परंपरागत ढंग से करते हैं, प्राचीन काल से परंपरागत ढंग से करते हुए आ रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। जैसे देखिए लकड़ी, कोयला लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और उसके बाद आपको गोबर हो गया, ये सभी जो है ना परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण है, परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण है। तो बताइए परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण में बताइए पहला कौन सा होगा, लकड़ी, क्या होगा, लकड़ी। दूसरा क्या होगा, कोयला, दूसरा कोयला। तीसरा पेट्रोलियम। चौथा क्या होगा, गोबर होगा। याद रखना है, हमने बताया यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जाता है, परंपरागत श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से ऊर्जा के स्रोत आते हैं और गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत जो कौन कौन से ऊर्जा के स्रोत आते हैं। देखिए हमने पहले बताया परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत, याद करना है, इसको याद करते हुए जाना, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फिर से बताइए परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण बताइए कौन कौन से है, कोयला, पेट्रोलियम और गोबर है, ठीक ना, याद रखना। और उसके बाद देखिए गैर परंपरागत यानी कि देखिए प्राचीन काल से नहीं बल्कि आधुनिक युग में मानव जो है आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके जो ऊर्जा का उत्पादन करता है। आधुनिक युग में आधुनिक तरीके से जो है ना मानव जो है ना प्रयोग करके जो है ऊर्जा का उत्पादन करता है। जैसे देखिए अभी सौर ऊर्जा, एक बात बताइए, क्या 2000 ईस्वी या फिर 2000 ईस्वी 1995 ईस्वी या फिर 2000 ईस्वी में बताइए सौर ऊर्जा का उत्पादन होता था, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उत्पादन होता था, नहीं होता था। तो ये क्या हुआ, हो गया आधुनिक युग में, यानी नए युग में जो है ना नए तरीके से, नए युग में, आधुनिक युग में यानी आधुनिक युग में नए तरीके से जो है ना प्रयोग करके जो ऊर्जा का उपयोग करना या फिर ऊर्जा प्राप्त करना, उसको क्या कहेंगे, गैर परंपरागत ऊर्जा कहेंगे, ठीक ना। याद रखना है परंपरागत यानी प्राचीन काल से, गैर परंपरागत यानी परंपरागत नहीं बल्कि आधुनिक युग की बात हो रहा है। इसको ऐसे याद करना, परंपरागत बोला जाए, गैर परंपरागत यानी आधुनिक युग, परंपरागत यानी कि प्राचीन युग की बात हो रही है, पुराने समय में जिसका उपयोग करते थे, ठीक ना। इस तरह इसको याद रखना। और हमने अभी देखिए क्या होता है, गैर परंपरागत के अंतर्गत जो है सूर्य का प्रकाश यानी सौर ऊर्जा आ जाएगा, क्या हो जाएगा,
सौर ऊर्जा हो जाएगा, उसके बाद जल ऊर्जा हो जाएगा, जल से ऊर्जा की प्राप्ति करेंगे तो ये भी गैर परंपरागत के अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद पवन से जो हम लोग ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं ये भी जो है ना गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद देखिए ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार से जो हम लोग ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं ये भी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हो जाएंगे। तो बताइए अब गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत कौन कौन से ऊर्जा के स्रोत आएंगे, बताइए पहला बताइए। सौर ऊर्जा पहला, सौर ऊर्जा दूसरा, पवन ऊर्जा दूसरा, पवन ऊर्जा तीसरा, ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। चलिए एक बात बताइए, पेट्रोलियम जो है ना गैर परंपरागत या फिर परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण के स्रोत है, किसका उदाहरण? बिल्कुल परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। उसके बाद कोयला बताइए किसका उदाहरण है? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के उदाहरण है। उसी में बताइए पवन ऊर्जा किसका उदाहरण है? गैर परंपरागत, गैर परंपरागत। इन दोनों बातों को याद रखना, हम इस पे बार बार इस चीज पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टूडेंट यहाँ से कंफ्यूज करता है। एक बात याद रखिएगा, जहां से स्टूडेंट कंफ्यूज करेगा बोर्ड जो है वहीं से क्वेश्चन उठाता है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। परंपरागत, हमने बार बार इस पे कह रहे हैं, परंपरागत यानी प्राचीन काल में मानव जिसका उपयोग करते थे ऊर्जा के लिए उसी को कहेंगे परंपरागत ऊर्जा। जैसे कोयला हो गया, प्राचीन काल से ही हम लोग करते हैं। उसके बाद गोबर हो गया, इसका भी प्राचीन काल से ही करते हैं। उसके बाद लकड़ी हो गया, इन सभी चीजों का जो है ना हम लोग प्राचीन काल से ही उपयोग करते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो ये सभी उदाहरण परंपरागत के आ जाएंगे। गैर परंपरागत हमने अभी बताया, गैर परंपरागत यानी परंपरागत नहीं, गैर परंपरा यानी कि आधुनिक युग की बात हो रही है। गैर परंपरागत का मतलब क्या हो गया? आधुनिक युग की बात हो रही है। आधुनिक युग में मानव ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए किस किस चीज का प्रयोग करते हैं, किसका उपयोग करके ऊर्जा उत्पादन करते हैं, इस चीज का बात यहाँ पे हो रहा है। और हमने अभी बताया आधुनिक युग में जो न सौर ऊर्जा, सूरज के प्रकाश से ऊर्जा का प्राप्त करते हैं, ये जो है गैर परंपरागत के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आएंगे? गैर परंपरागत। उसके बाद जल के द्वारा जो हम लोग ऊर्जा की प्राप्ति करेंगे ये भी गैर परंपरागत है, जलीय ऊर्जा जिसको कहते हैं। उसके बाद हमने बताया पवन ऊर्जा, पवन से यानी हवा से हवा से ऊर्जा की प्राप्ति जो करेंगे ये भी जो है ना गैर परंपरागत के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा ज्वारीय ऊर्जा ये भी गैर परंपरागत आ जाएंगे इसके उदाहरण। इन दोनों बातों को याद रखना। अब देखिए इन दोनों बातों को जिसको याद हो चुका है और जो समझ गए, यहाँ से और एक्स्ट्रा 2 क्वेश्चन हम याद कराते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन। देखिए यहाँ से और एक पूछा जाता है, नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा। जिस तरह हमने बताया परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा, उसी तरह एक होता है नवीकरणीय ऊर्जा और उसके बाद अनवीकरणीय ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब क्या हो गया? नया नहीं। नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब हो गया गैर परंपरागत। नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब क्या हो गया? गैर परंपरागत, आधुनिक युग की बात हो रही है। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा बराबर हो जाएगा गैर परंपरागत ऊर्जा। कौन सा हो जाएगा? गैर परंपरागत ऊर्जा हो जाएगा। यानी कि आधुनिक युग, नवीनीकरण यानी नया में आधुनिक युग में जिसका प्रयोग करते हैं नवीकरणीय बराबर हो जाएगा गैर परंपरागत ऊर्जा। देखिए गैर परंपरागत ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा दोनों एक ही बात है, लेकिन इसमें देखिए डिफरेंट क्या चीज है। नवीकरणीय ऊर्जा होता है क्या? इसका जानते हैं, एक से अधिक बार हम लोग उपयोग करते हैं ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए, एक से अधिक बार उपयोग करते हैं। जैसे एक बात बताइए, क्या हम लोग अगर जहाँ सूरज के प्रकाश से ऊर्जा की प्राप्ति करेंगे तो बताइए सूरज का प्रकाश कभी खत्म होने वाला है? नहीं खत्म होने वाला। इसको जितना चाहे हम उतना बार यूज करके जो है ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं। तो जो जिसका उपयोग एक से अधिक बार जो है ना प्रयोग करके ऊर्जा का उत्पादन करने में करेंगे वही उसको क्या कहेंगे? नवीकरणीय ऊर्जा। यानी एक से अधिक बार दोबारा उसका उपयोग करके ऊर्जा की प्राप्ति करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसका कौन सा ऊर्जा हो जाएगा? नवीकरणीय ऊर्जा। उसी तरह देखिए अनवीकरणीय ऊर्जा बराबर हो जाएगा परंपरागत। अनवीकरणीय यानी कि नया नहीं, परंपरागत की बात हो जाएगा। अनवीकरणीय ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? परंपरागत ऊर्जा। देखिए परंपरागत ऊर्जा में क्या है, हमने क्या बताया? परंपरागत ऊर्जा जिसका उपयोग जो हम लोग जो है ना प्राचीन काल से जो है ना परंपरागत ढंग से करते हुए आ रहे हैं उसी को कहेंगे परंपरागत ऊर्जा। हमने अभी बताया कोयला बताया, लकड़ी बताया, गोबर। देखिए ये सभी ये चीज है क्या, एक से जो है ना एक से इसका जो है ना अधिक बार उपयोग नहीं कर सकते हम लोग, एक से अधिक बार उपयोग नहीं कर सकते। जैसे देखिए लकड़ी का अगर जब हम उपयोग करते हैं अनवीकरणीय, दोबारा नहीं कर सकते। अनवीकरणीय बराबर हमने अभी बताया परंपरागत ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा बराबर परंपरागत ऊर्जा। और उसके बाद
नवीकरणीय ऊर्जा बराबर गैर परंपरागत ऊर्जा, इस चीज पे फोकस कीजिए। और हमने ये भी बताया नवीकरणीय ऊर्जा जिसका उपयोग हम लोग एक से अधिक बार यानी दोबारा कर सकते हैं, उसको दोबारा उपयोग कर सकते हैं ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, उसको क्या कहेंगे? नवीकरणीय ऊर्जा। क्या कहेंगे? नवीकरणीय ऊर्जा। उसके बाद अभी हमने बताया अनवीकरणीय ऊर्जा बराबर परंपरागत ऊर्जा। परंपरागत ऊर्जा यानी कि परंपरागत ऊर्जा का उदाहरण हमने बताया था, लकड़ी हो गया, पेट्रोलियम हो गया और उसके बाद कोयला हो गया। देखिए इसमें क्या होता है, अनवीकरणीय ऊर्जा में क्या होता है, इसका उपयोग जो है ना एक बार करने के बाद खत्म हो जाता है, एक बार करने के बाद खत्म हो जाता है, उसका उपयोग हम लोग दोबारा नहीं कर सकते। जैसे देखिए पेट्रोल का हम लोग गाड़ी में डलाते हैं, खत्म हो जाता है, क्या उसी पेट्रोल को फिर हम उपयोग कर सकते हैं? नहीं, वो खत्म हो गया जल के। डीजल हो गया, डीजल तेल हो गया, मिट्टी तेल हो गया, ये सभी जो है अनवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हो जाएंगे। उसके बाद लकड़ी जो हम लोग जलाते हैं, क्या बताइए, लकड़ी जलने के बाद राख बन जाता है, क्या उस राख से फिर हम आग की प्राप्ति कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यानी कि जिसका उपयोग हम लोग दोबारा नहीं कर सकते हैं, एक से अधिक बार उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसी को अनवीकरणीय ऊर्जा कहेंगे। और जिसका उपयोग बार बार कर सकते हैं यानी दोबारा कर सकते हैं, एक से अधिक बार कर सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? नवीकरणीय ऊर्जा। हमने ये बताया, इन दोनों बातों को याद रखेंगे। हाँ, इस दोनों से हमेशा आप क्वेश्चन बैंक में उल्टा के देख लीजिए, 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा गया है इस चैप्टर से, लेकिन इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण कौन है और गैर परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण कौन है, नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण कौन है, अनवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण कौन कौन से, इन सभी बातों को याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ये निश्चित है। तो चलिए, याद हो गया, ये 4 चीजें याद हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो बताइए आप हमको कि लकड़ी किसका उदाहरण है, नवीकरणीय ऊर्जा या फिर अनवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण? अनवीकरणीय ऊर्जा। अनवीकरणीय का ऊर्जा इसलिए उसका उदाहरण है क्योंकि इसका उपयोग जो है ना हम लोग दोबारा नहीं कर सकते हैं, दोबारा नहीं कर सकते हैं। ठीक ना, याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, बार बार रिवीजन करना है, कंफ्यूज नहीं करना है। आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन कर लें। हमने जिस तरह बताया परंपरागत ऊर्जा बराबर हमने बताया अनवीकरणीय ऊर्जा, इस तरह करके लिखे, उसके बाद दोनों का एग्जाम्पल लिखे। इस तरह एग्जाम्पल ही एग्जाम में पूछा जाता है, तो जरूर इस तरह आप लोग लिख के याद करें और उसको बार बार रिविजन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से। अब देखिए हम लोग पवन ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। पवन ऊर्जा क्या है? देखिए, पवन चक्कियों का प्रयोग कर पवन ऊर्जा का उत्पादन करना। पवन चक्की का प्रयोग कर हवा से जो है ऊर्जा कैसे प्राप्त करेंगे? पवन चक्की का प्रयोग करके प्राप्त करेंगे। हवा से पवन चक्की का प्रयोग कर जिस ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है उसी को क्या कहेंगे? पवन ऊर्जा कहेंगे। क्या कहेंगे? पवन ऊर्जा कहेंगे। याद रखना है इसको, इस बात को। अब पवन, देखिए विश्व में पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। तो बताइए पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। वहीं प्रथम स्थान जब पूछा जाएगा तो चीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो बताइए पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा देश का है? चीन का है। चीन का है। वहीं दूसरा पूछा जाएगा तो अमेरिका हो जाएगा, तीसरा पूछा जाएगा तो जर्मनी हो जाएगा। लेकिन मुख्य तौर पे आपको यह रखना है कि पहला कौन है और भारत का स्थान क्या है। तो पहला पवन ऊर्जा में कौन सा देश हो जाएगा? चीन हो जाएगा। भारत का क्या स्थान है? चौथा स्थान है। दो ही बात को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। देखिए, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे ज्यादा उत्पादन तमिलनाडु राज्य करता है। यह बात सही है कि भारत में पवन ऊर्जा का सबसे ज्यादा जो है ना उत्पादन तमिलनाडु राज्य करता था। ये 2021 की बात है, लेकिन वर्तमान संदर्भ में पूछा जाएगा 2022-23, अभी तो 2024 चल रहा है। अभी अगर जहाँ पूछा जाएगा वर्तमान संदर्भ में जो है पवन ऊर्जा का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो आपको गुजरात मारना है। क्या मारना है? गुजरात ही मारना है। याद कर ले इसको, गुजरात, तमिलनाडु नहीं मारना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। गुजरात अभी वर्तमान में सही है। तो बताइए भारत में पवन ऊर्जा का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? गुजरात करता है। और भारत का चौथा स्थान है। 1 नंबर पे चीन है, याद रखना। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, ये राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान जो है तमिलनाडु के चेन्नई में है। तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। याद रखना, यह संस्थान पूछा जाता है। तो बताइए राष्ट्रीय पवन संस्थान, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु के चेन्नई में है। तमिलनाडु के चेन्नई में है, याद रखना। आगे बढ़िए। देखिए भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित मप पंडल पवन ऊर्जा केंद्र है। तो बताइए भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी के, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। और कौन सा ऊर्जा केंद्र है?
मप पंडल पवन ऊर्जा केंद्र है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए पवन ऊर्जा के बारे में आपको इतना ही बात याद रखना है। कौन सा देश पहले नंबर पे है? तो चीन है। भारत का स्थान क्या है? चौथा। भारत में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? गुजरात करता है। उसके बाद हमने बताया राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान किस राज्य में है? तो चेन्नई में है, इस बात को भी याद रखना। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? राज्य के संदर्भ में पूछा जाएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में भी किस जगह है? तो कन्याकुमारी में है। कौन सा है? कन्याकुमारी में कौन सा है? तो मप पंडल पवन ऊर्जा है। इन सभी बातों को याद रखना है, इतना से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। इन सभी बातों को आप लोग याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं ज्वारीय ऊर्जा के बारे में। देखिए ज्वारीय ऊर्जा के बारे में क्या सब बात है। समुद्र तटीय क्षेत्र में ज्वार और भाटा की उत्पत्ति होती है। बिल्कुल, समुद्र तटीय क्षेत्र में किसकी उत्पत्ति होती है? ज्वार और भाटा की उत्पत्ति होती है, ये बात सत्य है। ज्वारीय जल से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ज्वारीय जल से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ज्वारीय ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा है। ज्वारीय ऊर्जा कैसी ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा है, याद रखना। इससे प्रदूषण नगण्य होता है। इससे प्रदूषण क्या होता है? न के बराबर प्रदूषण होता है, समझे ना, नहीं के बराबर। तो आगे बढ़िए। देखिए भारत में विशेषकर ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन गुजरात राज्य करता है। तो बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में विशेषकर ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? गुजरात करता है। गुजरात में भी जानते हैं कच्छ की खाड़ी करती है। कौन सी करती है? कच्छ की खाड़ी। इसके अलावा खंभात की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? खंभात की खाड़ी। आपको राज्य नहीं देकर ये खाड़ी पूछा जाएगा, तो खाड़ी याद रखना है। कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी दोनों याद रखना है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इससे आगे। देखिए क्या है, बिल्कुल देखिए ज्वारीय ऊर्जा के बारे में इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं। तो बताइए भारत में जो है ना ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है? गुजरात करता है। गुजरात में भी कौन सी जगह करती है? कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी याद रखना, इससे जो ना प्रदूषण न के बराबर होता है। इस सब बात को याद रखना। अब आइए जल विद्युत ऊर्जा के बारे में देखते हैं। चलिए, बहते हुए जल को बांध बनाकर रोका जाता है। बिल्कुल, बहते हुए, देखिए बहते हुए पानी को जो ना बांध बनाकर रोक लीजिए, उसको जमा कर लीजिए। उसके बाद उसमें टरबाइन लगाकर जो है ना विद्युत की ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन किया जाता है? ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। बांध बनाकर पानी को पहले जो है ना जमा कर लेंगे, पानी को जमा कर लेंगे। उसके बाद उसमें टरबाइन लगाएंगे, टरबाइन के द्वारा जो है ना विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करेंगे, ठीक ना, जल से। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, भारत में सबसे ज्यादा जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताइए भारत में सबसे ज्यादा जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? कर्नाटक करता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था। तो बताइए भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया था? दार्जिलिंग में। और कब स्थापित किया गया था? 1897 में। 1897 1897, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद 1902 ईस्वी में कावेरी नदी पर शिव समुद्रम में स्थापित किया गया था। बताइए उसके बाद कहां किया गया था? 1902 में कावेरी नदी पर किया गया था। और शिव समुद्रम में, कहां पर? शिव समुद्रम में। याद रखना है, प्रथम बार 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में किया था, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। उसके बाद 1902 ईस्वी में कावेरी नदी पर किया गया था। शिव समुद्रम था परियोजना। कौन सा था? शिव समुद्रम। याद रखना इन दोनों बातों को। अब देखिए आगे बढ़ते, भारत में विद्युत ऊर्जा केंद्र का परिचालन एनएचपीसी, जिसका कि फुल फॉर्म होता है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, पावर ऑफ कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए एनएचपीसी नामक संस्था के द्वारा किया जाता है। तो बताइए भारत में विद्युत ऊर्जा केंद्रों का परिचालन किसके द्वारा किया जाता है? एनएचपीसी, याद रखना। और जानते हैं एनएचपीसी का जो स्थापना है ना 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में। यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनएचपीसी का स्थापना कब हुआ था। स्थापना ही पूछा जाता है मुख्य तौर पे। तो कब हुआ था? 1975 में। इसका फुल फॉर्म याद रखना है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ऑफ कॉर्पोरेशन। याद रखना है फुल फॉर्म को।
इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको याद रखना। अब देखिए प्रमुख एनएचपीसी केंद्र किस किस राज्य में कहाँ कहाँ जो है ना आपका जो एनएचपीसी केंद्र है, ठीक ना, या इसको याद करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। देखिए सलाल और उड़ी जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत ऊर्जा बोलिए, परियोजना केंद्र बोलिए, ठीक ना। तो बताइए सलाल और उड़ी जल विद्युत केंद्र किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। चमेरा और बाउरा सीएल किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। चमेरा हिमाचल प्रदेश में। टनकपुर जल विद्युत परियोजना, टनकपुर जल विद्युत केंद्र उत्तराखंड में। किस राज्य में? उत्तराखंड में। रंगीत बताइए, रंगीत किस राज्य में? सिक्किम में। रंगीत सिक्किम में। लोकटक किस राज्य में? मणिपुर में। किस राज्य में? मणिपुर में। उसके बाद झज्जर हरियाणा में। किस राज्य में? हरियाणा में। फिर से बताइए, चमेरा जल विद्युत केंद्र किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। सलाल और उड़ी जल विद्युत केंद्र किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। टनकपुर जल विद्युत केंद्र किस राज्य में है? उत्तराखंड में। रंगीत जल विद्युत केंद्र किस राज्य में है? लोकटक जल विद्युत केंद्र किस राज्य में है? मणिपुर में। झज्जर जल विद्युत केंद्र किस राज्य में है? हरियाणा में। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए और दिया है, याद करते आगे। दुलहस्ती और सेवा जो जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में? जम्मू कश्मीर। धौली गंगा जो है ना जल विद्युत केंद्र उत्तराखंड में। किस राज्य में? उत्तराखंड में। पार्वती जल विद्युत केंद्र हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। देखिए ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में। ओंकारेश्वर क्या है? जल विद्युत केंद्र है। क्या है? जल विद्युत केंद्र है। और उसके बाद एक होता है अंकलेश्वर जो है तेल विद्युत केंद्र है। तेल विद्युत केंद्र है, और ये गुजरात में है। किस राज्य में? गुजरात में। कंफ्यूज नहीं करना है। अंकलेश्वर तेल विद्युत परिशोधन केंद्र पूछा जाएगा तो गुजरात, और जो है ना अगर ओंकारेश्वर पूछा जाएगा, ओंकारेश्वर जल विद्युत केंद्र है। ओंकारेश्वर क्या है? जल विद्युत केंद्र है जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है। और उसके बाद अंकलेश्वर जो तेल विद्युत केंद्र है, तेल विद्युत केंद्र है जो कि गुजरात में है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है इन दोनों बातों को। उसके बाद देखिए तीस्ता जल विद्युत केंद्र जो पश्चिम बंगाल और सिक्किम में है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल और सिक्किम में। याद रखना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसको याद रखना है। इसमें देखिए ओंकारेश्वर इंपॉर्टेंट है, पार्वती इंपॉर्टेंट है, धौली गंगा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद झज्जर, रंगीत, टनकपुर, चमेरा, सलाल इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इसमें टनकपुर इंपॉर्टेंट है। याद रखना है, समझे ना। टनकपुर और ओंकारेश्वर दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब ये सौर ऊर्जा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली विकिरण ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य से प्राप्त होने वाली विकिरण ऊर्जा को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं। यह एक नवीकरणीय ऊर्जा है। बिल्कुल नवीकरणीय ऊर्जा। सौर ऊर्जा कैसा है? नवीकरणीय ऊर्जा है। हमने अभी बताया सौर ऊर्जा के अलावा पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब कैसी ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा है। उसके बाद देखिए इस ऊर्जा से नगण्य प्रदूषण होता है। बिल्कुल नगण्य प्रदूषण है। बारिश के समय इसका उपयोग कर पाना संभव नहीं। बारिश के समय जो है ना सूर्य का प्रकाश जो है ना प्रकाश नहीं निकलता है, सूर्य नहीं निकलता है, जिसके कारण प्रकाश नहीं होती है। प्रकाश अगर जब नहीं होता है तो जो है ना सौर ऊर्जा का प्राप्त करना जो है ना कठिन हो जाता है, ठीक ना। इस बात को याद रखना। जितना धूप होगा उतना जो है ना सौर ऊर्जा सही होगा सौर ऊर्जा के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क, देखिए विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क भडला सोलर पार्क है जो कि राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। तो बताइए विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है? भडला सोलर पार्क किस राज्य में है? राजस्थान में। राजस्थान में भी कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वहीं विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क शक्ति स्थल है जो कि कर्नाटक में है। तो बताइए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है? शक्ति स्थल। कौन सा? शक्ति स्थल है जो कि कर्नाटक में है। इन दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए सौर ऊर्जा का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। तो बताइए सौर ऊर्जा का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के झांसी का रामपुरा गांव सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने वाला भारत का पहला गांव है। तो बताइए भारत का पहला गांव कौन सा है जो सौर ऊर्जा को प्लांट को स्थापित किया है? झांसी का रामपुर गांव किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। देखिए गांव में पूछा जाएगा तो रामपुर गांव हो जाएगा जो कि उत्तर प्रदेश में है। राज्य के संदर्भ में पूछा जाएगा तो कर्नाटक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा?
कर्नाटक हो जाएगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोनों। उसके बाद के भारत और फ्रांस के सहयोग से हरियाणा के गवाल पहाड़ी में सौर ऊर्जा अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है। तो बताइए सौर ऊर्जा अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है? हरियाणा में। किस राज्य में? हरियाणा में। और किस पहाड़ी पर है? गवाल पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पर? ग्वाल पहाड़ी पर है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन चीन करता है। कौन करता है? वही भारत का स्थान 5वां है। क्या है? भारत का स्थान 5वां है। उसके बाद सबसे ज्यादा कौन सा देश करता है? चीन करता है। भारत का स्थान 5वां है। भारत में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है? कर्नाटक करता है। कर्नाटक करता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अब आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा के बारे में आपको इतना ही बात याद रखना है। सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है? तो भडला सोलर पार्क है, जो कि राजस्थान के जोधपुर में स्थित में। और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है? तो शक्ति स्थल है, कर्नाटक में है। विश्व में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन कौन सा करता है? तो चीन करता है। भारत का स्थान 5वां है। भारत में भी सबसे ज्यादा आपको कर्नाटक करता है। उसके बाद सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने वाला भारत का पहला गांव कौन सा है? तो क्या बताना है? रामपुरा गांव उत्तर प्रदेश का है। रामपुरा गांव उत्तर प्रदेश का है। बस इतना ही बात आपको याद रखना, और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखिए जैव ऊर्जा या फिर बायोगैस, जैव ऊर्जा या फिर बायोगैस, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए कृषि उत्पादन जैसे धान की भूसी, गन्ने की खोई और प्राकृतिक वनस्पति जैसे जेट्रोपा एवं शहरों के अपशिष्ट पदार्थ से प्राप्त ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहते हैं। बिल्कुल, इसको जैव ऊर्जा कहते हैं। सड़ा गला करके जो है ना प्राप्त किया जाता है इसको। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। जेट्रोफा की सहायता से बायोडीजल का निर्माण किया जाता है। तो बताइए बायोडीजल का निर्माण किससे किया जाता है? जेट्रोफा से किया जाता है, याद रखना है इसको, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए भारत का प्रथम बायोडीजल संयंत्र आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में स्थापित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताइए भारत का प्रथम बायोडीजल संयंत्र किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे ज्यादा जैव ऊर्जा का उत्पादन महाराष्ट्र राज्य करता है। तो बताइए भारत में सबसे ज्यादा जैव ऊर्जा का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? महाराष्ट्र करता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए भूतापीय केंद्र और राज्य, कौन सा भूतापीय केंद्र किस राज्य में है, इस बात को देखना है। तो देखिए पूगा घाटी भूतापीय ऊर्जा केंद्र, पूगा घाटी भूतापीय ऊर्जा केंद्र लद्दाख में है। कहां पे है? लद्दाख में। पूगा घाटी लद्दाख में है। किसका है? तो भूतापीय ऊर्जा केंद्र है, याद रखना है। उसके बाद के मणिकरण और ज्वालामुखी जो है ना भूतापीय ऊर्जा केंद्र जो है हिमाचल प्रदेश में है। किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद देखिए तपोवन जो है ना भूतापीय ऊर्जा केंद्र जो है ना आपको उत्तराखंड में है। कहां पे है? उत्तराखंड में। इससे पहले देखिए अभी हमने क्या बताया, मणिकरण और ज्वालामुखी भूतापीय ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। ये 2446 का जो दरोगा का पीटी हुआ था, पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2446 के दरोगा का जो पीटी एग्जाम हुआ था उसका पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसीलिए हमने कहा इससे हमेशा जो है एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो याद रखेंगे इसको आप। उसके बाद बताइए तपोवन, देखिए इंपॉर्टेंट है। तपोवन किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में। किस राज्य में? उत्तराखंड में। उसके बाद देखिए सूरजकुंड भूतापीय ऊर्जा केंद्र झारखंड में है। किस राज्य में है? झारखंड में है, याद रखना। उसके बाद देखिए तातापानी भूतापीय ऊर्जा केंद्र छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में? छत्तीसगढ़ राज्य में, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद देखिए तप्त पानी भूतापीय ऊर्जा केंद्र मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में? देखिए इसको कंफ्यूज नहीं करना है। ताता पानी बोला जाएगा तो छत्तीसगढ़, कहां पे? छत्तीसगढ़। और तप्त पानी बोला जाएगा तो मध्य प्रदेश, याद रखना। देखिए राज्य में भी ताका अथी है प्रयोग है, और उसके बाद देखिए केंद्र में भी ताका प्रयोग है, तो याद रखेंगे ताता पानी कहाँ? छत्तीसगढ़। और उसके बाद तप्त देखिए आधा प का इसमें है, तो इसमें आधा मध्य का है, तो इसको याद रखना है। तप्त पानी किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, याद रखें। पश्चिमी घाट भूतापीय ऊर्जा केंद्र ये जो ना महाराष्ट्र में है। कहां पे?
महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात में, महाराष्ट्र गुजरात दोनों, ठीक ना, याद रखना है। दोनों में जो ऑप्शन देगा उसको मारना है, दोनों देगा तो दोनों मारना है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। नदी, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, सोन नदी, दामोदर नदी घाटी क्षेत्रों में भी भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो बताइए भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन किन किन नदी के अति में किया जाता है, क्षेत्र में? नर्मदा नदी, सोन नदी और दामोदर नदी के क्षेत्र में किया जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए परमाणु ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। परमाणु खनिज जैसे यूरेनियम, बेरिलियम, लिथियम, थोरियम इत्यादि से प्राप्त ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा कहते हैं। तो बताइए यूरेनियम, बेरिलियम, लिथियम और थोरियम से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहेंगे? परमाणु ऊर्जा कहेंगे। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक जो है ना डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। किसको माना जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो बताइए भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक कौन है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के दिशा निर्देश में 1948 ईस्वी में, इन्हीं के दिशा निर्देश में जो है 1948 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा विभाग का निर्माण किया गया था। तो बताइए परमाणु ऊर्जा विभाग का निर्माण कब किया गया था? 1948 में, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद के भारत का प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, भारत का प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र के बारे में पढ़ते हैं। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में स्थापित है। कहां पे? महाराष्ट्र में भी तारापुर में। कहां पर? तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जिसको कहते हैं, तारापुर, महाराष्ट्र में तारापुर में है, जिसको कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहते हैं। इसका गठन जानते हैं अमेरिका की सहायता से किया गया। किसकी सहायता से? अमेरिका की सहायता से, इंपॉर्टेंट है। तो बताइए तारापुर नाभिकीय ऊर्जा पहले बताइए किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र। इसका गठन किसके सहायता से किया गया था? अमेरिका के सहायता से। किसके सहायता से? अमेरिका। इन तीनों बातों को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अन्य देखते हैं कहां पे। देखिए कुडनकुलम जो है ना, कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, कलपक्कम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, ये दोनों तमिलनाडु में है। किस राज्य में है? तमिलनाडु में। उसके बाद देखिए कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कर्नाटक में है। किस राज्य में है? कर्नाटक में, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए जैतपुर और तारापुर जो नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अभी हमने बताया। तारापुर कहां पे है? महाराष्ट्र में है। कहां पे है? और इसके अलावा जैतपुर, कौन सा? जैतपुर, याद रखेंगे। इन तीनों इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए काकरापाड़ा गुजरात में। किस राज्य में? काकरापाड़ा गुजरात में। रावत भाटा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान में। नरोरा उत्तर प्रदेश में। कहां पे? नरोरा उत्तर प्रदेश। देखिए यहाँ पे जितना भी दिया गया नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, ये सभी इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख लीजिए, किसी ना किसी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही गया, तो आप लोग इसको जरूर याद कर ले, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए आज डाटा वाला क्वेश्चन है ज्यादा, तो याद करिए इसको, जो है ना यहाँ यहीं तक आज रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास इससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन डाटा था इसलिए हमने सोचा यहीं पे छोड़ देने के लिए। इसको जो है याद करना है, डाटा ही पूछा जाता है, डाटा को याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, यहाँ से हमेशा 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन तो फिक्स है पूछा जाएगा। किसी एग्जाम में 2 क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आप लोग इसको बार बार रिवीजन करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।